नमस्कार, आप सभी का द मेंटेन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली एसआई के आरपीएससी द्वारा इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। उसी के बारे में हम कैंडिडेट से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और उनकी जर्नी कैसे रही वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, मांगू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर, आप ओवरऑल कंक्लूड करेंगे तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। आरपीएससी के अंदर मेरा पहला ही अनुभव था और अच्छा अनुभव रहा। आरपीएससी के चेयरमैन संजय छोत्रिया साहब का मेरा बोर्ड था और मैं अपने इंटरव्यू से संतुष्ट हूँ सर। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर मुझसे पहला क्वेश्चन ये मेंबर नंबर 1 के द्वारा ये पूछा गया कि आप कौन सी आर्मी से हैं, और मैंने उनको बताया मैं इंडियन आर्मी से हूँ और इन्फेंट्री से। उसके बाद में भी उन्होंने बताया, मुझसे पूछा कि आप कौन सी रेजिमेंट से हैं, तो मैंने उनसे राजपूत रेजिमेंट के बारे में बताया। फिर उसी से उन्होंने वापस काउंटर क्वेश्चन किया और बताया कि जाति के आधार पर भारतीय सेना के अंदर रेजिमेंटों का होना कहाँ तक उचित है या नहीं है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं। और उसके बाद में हाल ही के अंदर कुछ जातियों के द्वारा अपनी रेजिमेंट की भी अलग से डिमांड की जा रही कि हमारी जाति की भी रेजिमेंट होनी चाहिए भारतीय सेना में, वो कहाँ तक सही है। अच्छा, जैसा अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये बहुत चला था, जो जाति के आधार पर जो रेजिमेंट्स की डिमांड्स की जा रही हैं, जो की जा रही। मैंने सर बोर्ड मेंबर्स को ये बताया कि सर जहाँ तक मैंने देखा है, जाति के आधार पर भारतीय सेना के अंदर कोई रिजर्वेशन सिस्टम की प्रणाली भी नहीं है और जाति के आधार पर नहीं है रेजिमेंटों का बंटवारा। ये पहले ये जो कॉम्स हैं, राजपूत, जाट, मद्रास, बिहार और गोरखे, ये एक फाइटिंग ट्रूप्स के रूप में काम करते थे राजा महाराजाओं के साथ में। तो बाद में इनका मर्ज कर दिया गया इंडियन आर्मी में। तो उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन उनके जाति के आधार पर रेजिमेंटों का बंटवारा कर दिया गया था, नामकरण कर दिया गया था। और जैसे कि मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ, तो राजपूत रेजिमेंट के अंदर 50% कम्युनिटी राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, बाकी 50% के अंदर जाट, ब्राह्मण, अहीर और कायम खानी और गुर्जर हैं। तो सर ऐसा कहीं है नहीं कि जाति के आधार पर सेना के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम हो या रेजिमेंटों का बंटवारा हो। इसके बाद आपको क्या सवाल पूछा गया? उसके बाद सर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मेरे से किया कि क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश की गई। हाँ, मुझे लगा ऐसा ही कि उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि एक आर्मी पर्सन है और उत्तेजना होगी। तो सर मैंने इसमें नहीं के पक्ष में बोला मैं कि भारत को सर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और भारत का संविधान भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हर में हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी रखते हैं और हमारी जो छवि है विश्व लेवल के अंदर, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश की है। इसलिए इस तरीके का कहना उचित नहीं होगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और नहीं बनाना चाहिए। और हम वसुदेव कुटुंबकम की थीम लेके चलते हैं विश्व में, उसके लिए भी एक पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए सर मैंने उनको यही बताया कि सर भारत को एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा देना गलत जैसे होगा। G20 में भी हमने ये थीम रखी है कि वसुदेव कुटुंबकम, और इससे ये अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है कि जो कम्युनलिज्म के जो आरोप लगते हैं भारत पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसी कंट्रोवर्सी में फंसाने के लिए उन्होंने ये आपसे सवाल पूछा गया सर था। इसी जब मैंने वसुधैव कुटुंबकम का और ये बताया, उसके बाद में उन्होंने इसके बारे में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं किया। और सेकंड क्वेश्चन फिर उन्होंने किया तो इसी तरीके से था, फंसाने के लिए मुझे ऐसा लगा। फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया, क्या आप इंटरकास्ट मैरिज के समर्थक हैं या नहीं है, नहीं है तो क्यों, और कहाँ तक सही है ये या गलत है। तो सर, फिर आपका इसके बारे में क्या जवाब था उधर? मैंने सर बोर्ड मेंबर महोदय को यही बताया कि सर इंटरकास्ट मैरिज का मैं समर्थक हूँ और सही भी है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर भी इस चीज़ की व्याख्या है और हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और आर्टिकल 15 में भी लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, वर्ण, लिंग के अनुसार हम सब एक हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज का तो कोई समर्थक नहीं, कोई उसके नेगेटिव जानने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप अपने बच्चे की शादी और वो आप राजपूत कम्युनिटी से होंगे, तो करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा सर, कि हम इस चीज़ को सोच के साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में भी इस चीज़ का जिक्र किया है। और उस टाइम से रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा भी हम निम्न तबके के लोगों को ऊपर लाने के प्रयास कर रहे थे और अभी तक चल रहे हैं। तो सर
इस तरीके की ये धार्मिकता फैलाना सही नहीं है। मैंने तो सर इसका जवाब लिबरल दिया। जवाब दिया आपने और बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन को टैकल किया, क्योंकि जैसा कि अभी मैं फील कर पा रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन थे वो तीनों ही बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे और बहुत ही अच्छे बाउंसर्स थे। आपको जाते ही मतलब उन्होंने अनस्टेबल करने की कोशिश की। फिर आपसे आगे क्या चर्चा हुई? फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड नंबर 1 मेंबर के क्वेश्चन खत्म हुए। फिर चेयरमैन महोदय ने मेरे से पहला क्वेश्चन किया कि आपको अगर भारतीय सॉरी इंडियन सॉरी पाकिस्तान पुलिस के अंदर आपको एक प्लाटून कमांडर के रूप में नियुक्ति दी जाए या आपको सिलेक्ट किया जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया सर, अगर मेरे को प्लाटून कमांडर के रूप में लिया है तो मैं उसके लिए रेडी रहूंगा और उस रूप में भी अपनी सेवाएं तैयार देने के लिए तैयार रहूंगा। फिर बोला तो आप एपी में नहीं जाना चाहेंगे? नहीं, मैंने उनको बताया कि सर मैंने वरीयता क्रम के अंदर फर्स्ट में एपी, सेकंड पे आईबीओ, थर्ड पे प्लाटून कमांडर रखा है। और तो फिर बोला प्लाटून कमांडर के रूप में अगर चयन होगा तो मैंने कहा सर अच्छा रहेगा मेरे लिए। कि बोला वो कैसे रहेगा? तो मैंने उनको बताया कि मैंने भारतीय सेना में रहते हुए एक प्लाटून का हिस्सा रहा हूँ, तो एक प्लाटून की कार्य प्रणाली से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ और मैं जानता हूँ। एक प्लाटून का हिस्सा रह के मैंने कार्य किया है, नज़दीकी से देखा है। और कहीं ना कहीं फौज और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है एक दूसरे के इक्वल है। हालांकि उनका क्षेत्र अलग होता है, फौज अलग इंटरनेशनल बाउंड्री पे मतलब काम करती है दूसरे देशों के साथ, और पुलिस में अपने लोगों के साथ काम करने का होता है। तो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, इसलिए मैं सवाल ऐसा। पूछा गया कोई हॉबी से रिलेटेड या कुछ अदर? सर हॉबी के रिलेटेड तो मैं वेट कर रहा था कि कब वो मेरे से हॉबी के बारे में क्वेश्चन करें और मैं उसका आसानी से अब जवाब दूं, लेकिन शायद मेरे को ऐसा लगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान वो अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। उससे पहले ही उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि आप राजस्थान पुलिस के अंदर एक एसएचओ हैं और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके अधीनस्थ हैं, वो आपका ऑर्डर मानने के लिए रेडी ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, सिचुएशन को किस तरीके से मतलब करेंगे? आपको सिचुएशन बेस्ड भी सवाल पूछा गया, जो अभी बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पर ये वीडियोस वायरल होते हैं कि जो सिचुएशंस होती है वो लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्या ऐसी सिचुएशंस पूछी जाती हैं या नॉर्मल आपको जिस पोस्ट के लिए हैं आप उसी के बारे में, या कुछ अदर चीजें पूछी जाती हैं? थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बता देंगे तो ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति चलती है, ये क्लियर हो जाएगी। जहां तक सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो इंटरव्यू चलता है वो आपके विचारों पे, आपके द्वारा निकले हुए शब्दों के ऊपर ही चलता है। और वो एनालिटिकल क्वेश्चन और आपकी सोच, आपकी विचारधारा के लिए ही क्वेश्चन डालते हैं। इंटरव्यू नॉलेज का नहीं है। इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, वो आपके अंदर की सोच को उजागर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मेरे से इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा था शायद कि कि आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, ये एक सिचुएशन दी गई थी कि आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपकी बात मान नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो सर ये सिचुएशन है, इसका अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। इसकी समाधान के लिए मैंने उनको यही बताया कि सर कहीं ना कहीं मेरे अधीनस्थ हैं और सभी अधीनस्थ मेरा ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात मुझे बिल्कुल माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। और फिर उन्होंने बोला कि वो कैसे करोगे आप सुधार, आप कैसे पता चलेगा कि आप में कमी है। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं अपने अधीनस्थों का व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समय में इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू के माध्यम से हर व्यक्तिगत की काउंसलिंग करके उनसे पता करूंगा कि मेरी क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, ट्रुप्स के क्या विचार हैं मेरे प्रति, और क्या मेरी जो मैनेजमेंट है, मेरी जो कार्य प्रणाली से वो कहाँ तक संतुष्ट है या नहीं है। उसके समाधान करने का प्रयास करूंगा और जो कमी होगी इसमें मैं मेरे अंदर सुधार करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रुप्स के बीच में रहूंगा, उनका हिस्सा रह के तालमेल बनाने का प्रयास इस करूंगा। जवाब से तो मैं भी बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो चुका हूँ, क्योंकि ये आपका बहुत ही एक मतलब मैंने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप ऐसा जवाब देंगे। मैं यही सोच पा रहा था कि अगर आप जवाब देंगे तो ये बोलेंगे कि मैं उनको एक लीगल ऑर्डर दूंगा, या हर कोई मेरे हिसाब से यही ऑर्डर देता, लेकिन आपने अपनी कमियां भी देखी, ये बहुत ही अच्छा एंगल था आपका। और आपसे क्या पूछा गया इसके बारे में? इसके बाद के अंदर सर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने, एक पुलिस के ही सर थे, शायद डीजी सर थे, उन्होंने क्वेश्चन डाला कि पारंपरिक युद्ध हैं वो समाप्त हो रहे हैं और भारतीय सेना के द्वारा नवीन तकनीक कौन सी है युद्ध की जो ज़्यादा प्रभावी है आज के समय में। पहले मैंने उनको यही जवाब दिया कि सर आज की तकनीक के अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर है। उसका समय है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता रहता है और वो है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर एक और कोई। तो मैंने बोला सर और नवीन तकनीक के अंदर साइबर वॉरफेयर भी एक वॉर का प्रकार है। तो फिर बोला साइबर वॉर
है तो फिर ये सेना वगैरह कम कर देनी चाहिए, आर्मी क्यों खर्च करें इतना पैसा वगैरह। तो मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ वॉर का प्रकार है, और जो भारतीय थल सेना, वायुसेना और नभसेना जो कार्य करती है, वो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग वॉर के खिलाफ करती है, तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते एक साइबर वॉर के पीछे। साइबर एक, इसके लिए अलग अलग टीमें गठित की हुई है, पुलिस में भी और आर्मी में भी साइबर टीम्स काम करती है इस तरह के युद्ध के खिलाफ। बाकी ट्रेडिशनल वॉर और तीनों प्रकार की सेनाओं का अपना अपना रोल है, इसलिए ज़रूरी है सर। सर क्या आपसे करंट से रिलेटेड या कोई रिसेंटली जो मुद्दे चल रहे हैं उससे बारे में आपसे क्या कोई सवाल पूछा गया? सर करंट से संबंधित मुद्दों के अंदर मुझसे हाल ही के अंदर अडानी काला जो इशू है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था कि ये क्या है। तो मैंने सर उनको ये बताया कि सर कि हिडनबर्ग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की थी अडानी की, तो उसके अंदर उनकी अर्थव्यवस्था गिरने का और सरकार के ऊपर भी कुछ ब्लेम लगा दिए गए थे। और इस हिडनबर्ग एक संस्था के द्वारा एक निकोलस कंपनी थी यूएसए की, उसके ऊपर भी लगाया गया था, तो उसकी अर्थव्यवस्था 34 अरब करोड़ डॉलर से 1 अरब करोड़ डॉलर पर आ गई थी। उस तरीके का इल्ज़ाम लगाया गया था अडानी ग्रुप पे, तो अडानी की भी आउट ऑफ 20 रैंकिंग के अंदर भी आ गए थे। उसके ऊपर फिर उन्होंने वापस काउंटर उसी से क्वेश्चन किया कि आप बताओ आपके आर्मी में भी इस तरीके का कोई मुद्दा हुआ या क्या हुआ, तो वो फोर्स का नाम आया। तो फिर उन्होंने पूछा कि जेपीसी क्या होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये मैंने रिसेंटली ही 2 से 3 दिन पहले, और धन्यवाद बोलूँगा मैं द मैंडरिन एकेडमी की टीम को, कि उनके यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था और एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछ लिए गए दो, जिसके ऊपर तकरीबन 1 मिनट तक डिस्कशन चला था, और जिसमें यही बताया गया था जेपीसी क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, विपक्ष के द्वारा मांग की जाती है। तो बोला इसके लिए सरकार क्यों नहीं कर रही है। मैं सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके की बात है। फिर उन्होंने बोला क्यों नहीं है, तो मैंने कहा सर रिजर्व बैंक बोल रहा है कि हमारा कोई इसमें नहीं है, एलआईसी भी सैप बता रही है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज वाले, या वित्त मंत्रालय फाइनेंस मंत्री भी ये कह रहा है कि कोई हमारा इसमें है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसकी वजह से फिर उन्होंने बोला कि आपकी भारतीय सेना में कौन सा, तो फिर वो बोफोर्स का नाम आ गया था। फिर मेरे को रिसेंटली मेरे को याद आ गया था। वो हमने डिटेल में जी कवर सर। किया था जी वीडियो सर। में। नहीं सर, वो एडिटोरियल डिस्कशन मेरे को अच्छा लगा वास्तविक रूप से, और मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं, लेकिन रिसेंट के जो मुद्दों के अंदर मेरे को अच्छा लगा, और वो काफ़ी कवर किया, वो थैंकफुल था मेरे लिए। इसके अलावा सर और क्या पूछा गया आपसे? इसके अलावा सर इंटरव्यू चलते चलते ये अब लास्ट अंतिम कड़ी में पहुंच चुका था, तो अंतिम मेंबर थे, एक मैम थे, तो एडवाइज़र थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताएं, आपने 2002 के अंदर 10th किया, और 2008 के अंदर आपने 12th किया, और 2015 के अंदर आपने बीए किया, तो ये प्रणाली क्या है, आप सौ सौ के जगरे थे या क्या है, इस तरीके का बोला उन्होंने। तो मैंने उनको बताया कि मैं 2002 में 10th करने के बाद 11th पढ़ रहा था, 2003 में भारतीय सेना में दाखिल हो गया था। उसके बाद मेरे को कुछ मजबूरियां थी, हाई एल्टीट्यूड के अंदर पोस्टिंग होती थी, बर्फबारी होती थी, और राजस्थान के अंदर फरवरी मार्च में एग्ज़ाम्स होते थे, तो मैं कर नहीं पाया। 2008 के अंदर मैं शांति काल के अंदर पोस्टिंग आया पीस स्टेशन की। फिर मैंने वहाँ अपने स्वयं पार्टी विद्यार्थी के रूप में मैंने 12th किया, और उसके बाद मैं 1 साल के लिए यूएन मिशन चला गया था, और फिर पीस फील्ड टर्नओवर के अंदर फिर मेरा टर्न फील्ड का आ गया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। 2015 में मैंने बीए किया, और वर्तमान के अंदर मैं एमए कर रहा हूँ सर, और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में भी लगा हूँ सर। वैसे सर एक चीज बहुत चलती है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी कमियां बताइए और आपकी अच्छाइयां बताइए, तो ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा गया क्या? इस तरह के क्वेश्चंस की धार्मिकता रहती है, और मैंने भी प्रिपेयर किए थे सर अच्छाइयाँ और कमियां के मामले में। तो सर पूछा तो नहीं गया शायद, लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे से किया गया था। उन मैम ने बोला कि एक तो पूछा गया था इंटरनेट एडिक्शन क्या होता है, तो मैंने उनसे बोला कि मैम मैं इंटरनेट का मतलब तो समझ गया हूँ, ये एडिक्शन की इंग्लिश मुझे आती नहीं है, क्योंकि मेरी कमियों के अंदर भी शामिल थी कि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ। साहित्य नहीं पढ़ना, ये मेरी कमियों में शामिल था। तो ये क्वेश्चन आया तो कहीं न कहीं मेरे विचार आया कि शायद ये रिलेट किया हुआ मेरी कमी इंगित करने का एक तरीका है। तो फिर मैंने उनको इंटरनेट एडिक्शन के बारे में सॉरी बोला, मैंने कहा सर इसके बारे में मैं पता नहीं है, और एडिक्शन के बारे में नहीं पता, इंटरनेट के बारे में तो पता है। तो मैम ने बोला कि साइबर इंडेक्शन होता है, एडिक्शन, और आप इंटरनेट की कमियां और अच्छाइयां बता दीजिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये चीज़ होती है। फिर उसी से उन्होंने वापस क्वेश्चन निकाला कि एक ज्ञान होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है।
फिर मैंने उनका जवाब दिया मैं कि सर ज्ञान का क्षेत्र अथाह होता है और इन्फॉर्मेशन एक रॉ मटेरियल होता है जिससे किसी भी चीज़ की लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक डाटा है और छोटा चीज़ होता है। फिर उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, इन मेरे को ऐसा लगा शायद कमियों से पूछने के लिए या उन्होंने चेक बैक करने के लिए कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। मैम ने क्वेश्चन किया, एक होता है आई और एक होता है आई, तो क्या होते हैं? तो मैंने मैम को बोला, मैंने मैम आई यानी मैं और आई यानी आँख। तो फिर मैम उन्होंने बोला कि आप इसके सेंटेंस बनाओ। तो मैंने उनसे वापस कहा, मैंने कहा सर हिंदी में बनाऊँ कि इंग्लिश में बनाऊँ? तो उन्होंने कहा इंग्लिश में बनाओ। मैंने उनको कहा इंग्लिश तो इतनी अच्छी तो नहीं आती लेकिन प्रयास कर सकता हूँ, बोलो करो। तो मैंने सेंटेंस आई का बनाया, मैं आई एम गोइंग टू जयपुर, और दूसरी आई का बोला दूसरी आई का भी बनाओ, मैं क्यों मुश्किल है? तो बोला नहीं नहीं बनाओ, प्रयास करो। तो मैंने कहा माई आई इज़ नॉट वर्किंग वेल। तो वो चारों मेंबर हल्के से मुस्कुराए और बोले कि दिखता तो है ना ठीक ठाक? मैंने कहा सर दिखता है 6x6 हूँ, लेकिन ये सेंटेंस बनाने के लिए आपने बोला है इसलिए मैंने ये बताया। फिर ये क्वेश्चन शायद मेरा अंतिम क्वेश्चन था। उसके बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ और वो विश विश करना जो किया, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, जो उसके बाद जैसे ही खड़ा हुआ तो संजय छोत्रिय सर ने जाते हुए जैसे ही मैं 2 कदम रखे तो बोले सर फिर यूएन मिशन के अंदर कैसे करते थे संवाद? मैंने कहा सर यूएन मिशन के अंदर हमारा कम ही काम करता, हमारे अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए जाते थे उस पर हमको काम करना होता था, और बाकी जो संवाद अधिकारी लेवल में होता था दूसरे राष्ट्र के यूएन प्रतिनिधि के साथ, ये चीज़ था सर। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं। मतलब आप खड़े हुए उसके बाद भी आपसे सवाल पूछा गया? जी सर। तो उसका जवाब आपने खड़े खड़े दिया या वापस बैठ कर जवाब? नहीं सर, मैं अपनी सीट छोड़ चुका था, थैंक यू बोल चुका, मैंने एक कदम लिया, तब वो संजय चौधरी सर ने बोला कि सर यूएन मिशन में दिक्कत नहीं आई आपको? मतलब एक फ्रेंडली क्वेश्चंस कह सकते हैं उसको। एक जैसे मैं जा रहा था तो उन्होंने बोला कि आपको फिर यूएन मिशन में आप रहे हो 1 साल तो फिर दिक्कत नहीं आई है? तो वो फिर मैंने वापस सर की तरफ टर्न किया, बॉडी पोस्चर बनाया, फिर मैंने कहा कि सर वहाँ पर इस तरीके के निर्देश हमारे अधिकारियों के द्वारा दिए जाते थे, तो हमारा इतना काम होता नहीं था और हमको उन्हीं दिशा निर्देशों के ऊपर कार्य करना पड़ता था। फिर मैंने बोला ठीक है, ओके थैंक यू, फिर मैं निकल गया सर वहाँ से। तो सर मैं मेरे इंटरव्यू से संतुष्ट हूँ और अच्छा ही रहा है। अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, और जिसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा मेरी संतुष्टि के लिए, आपकी इजाज़त हो तो। सर बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने इतनी देर तक डिस्कशन किया, आपने मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे और इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको अवगत कराया। अगर आप एक ऑब्जर्वर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते तो मुझे इस इंटरव्यू में कुछ कंक्लूड करके कितने मार्क्स देते, या मैं अप्रोक्स क्या आइडिया रख सकता हूँ कि मेरे इंटरव्यू में इतने तक मार्क्स आ जाएंगे सर? आपके मार्क्स तो आरपीएससी ने ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बिल्कुल जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आपका जो भी हमारा डिस्कशन चला है, उसके तहत पर मैं इतना बता सकता हूँ कि आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा कंसेप्चुअल चीज़ों पे चला है। फैक्ट बहुत ही कम पूछे। आपके जो आंसर्स थे वो क्वेश्चन की डिमांड को बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर रहे थे। तो उन सबको अगर मैं कंक्लूड करके एक व्यू बताऊं तो मेरी तरफ से मैं इसे मार्क्स में तो नहीं डिवाइड कर पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल ये मैं एक्सीलेंट बोल सकता हूं। और मेरी और पूरे मेंटेन एकेडमी की टीम की तरफ से आपको पहले से मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके रिजल्ट के लिए। आपकी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक रही है। जैसा कि 10th क्लास के अंदर आर्मी ज्वाइन करने के बाद 16 साल की सर्विस की, सर्विस के दौरान ही 12th भी की है और ग्रेजुएशन भी की है। तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने 11 गवर्नमेंट के एग्जाम क्लियर किए हैं, पटवारी, वीडीओ, आरएस मेंस भी दिया है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और आप आपकी जर्नी को किस प्रकार से देखते हैं? जैसा सर ने बताया है, इतनी प्रेरणादायी तो मैं अपने आप में नहीं समझूंगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किए। 2002 के अंदर 10th करने के बाद घरेलू परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना में शामिल होना पड़ा। फिर मैंने 12th की, हालांकि फौज में रहते हुए स्वयं पार्टी के रूप में ग्रेजुएशन किया, और बीलीब और बीए भी मैंने वहीं से किया। उसके बाद के अंदर 2021 जनवरी के अंदर सेवानिवृत्ति के बाद में बाहर में सिविल में आया, कंपटीशन के दौर को देखा और समझने का प्रयास किया। तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन पीछे क्वेश्चन ये था कि एक सर्विस छोड़ के आ रहे हैं, सिविल के अंदर तालमेल बैठाना है और अपने एजुकेशन को जारी रखना है। उस कंडीशन के अंदर मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं लोगों के सामने नहीं आऊँगा और ये भी शोर नहीं करूँगा कि मैं रिटायरमेंट आ गया हूँ।
उस दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन के साथ मैंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया 15-16 साल के बाद। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अपने दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे जैसा एक सामान्य अभ्यर्थी जो 10वीं किया हुआ सिर्फ 10th करके भर्ती होने के बाद, सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्टेंस एजुकेशन के करने के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है। और जैसा बोला है कि 7 से 8 या 10 एग्ज़ाम जितने भी हालांकि मैंने दिए हैं, तो मेरी निरंतरता और डेडिकेशन है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप 15 से 16 घंटे 17 घंटे तक स्टडी कर सकते हैं, आपकी सिटिंग पावर है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस पथ पे चलते हुए कभी भी असफलताओं से भी नहीं घबराना है। कई ठोकरें आएगी, कई दिक्कतें आएगी, उनसे सबक लेना है, सीखना है हमेशा और अपने मंजिल को प्राप्ति करना है। यही मैंने आरपीएससी के इंटरव्यू में भी देखा कि आरपीएससी के इंटरव्यू के दौरान भी मैंने ये महसूस किया कि वहाँ नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं होता है, वहाँ फैक्चुअल चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती है, लेकिन इंटरव्यू आपके द्वारा कहे हुए शब्दों पे, आपका जो बैकग्राउंड है उस पे, आपके सब्जेक्ट्स पे और इर्द गिर्द की आसपास की जो करंट में जो चीज़ें एवरीथ है उसके ऊपर चलता है। इसलिए अपना लगन और ध्यान रखते हुए इसको कंटिन्यू रखें और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान रखें। थैंक यू सर। आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकाला, हमारे और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की एक बार फिर से कामना करते हैं। थैंक यू सर।